प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सप्तम प्रश्न पत्र जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इसी प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है जिसमें भाषा का अर्थ, प्रकृति, रूप, भाषा विकास के कारण आदि से संबंधित जो इकाई है। तो इस इकाई में से हम सर्वप्रथम भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है आदि का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में एक जानकारी मैं देना चाहूँगी कि मैं आपको छठा प्रश्न पत्र नहीं करवा रही। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो छठा प्रश्न पत्र है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य एमए फाइनल से हिंदी साहित्य का, तो उससे संबंधित वीडियो मैंने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो उनको दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आप जो छठा प्रश्न पत्र है उसके वीडियो आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसीलिए मैं छठे प्रश्न पत्र के बजाय आपको सातवां प्रश्न पत्र करवा रही हूँ कि आपको छठा और सातवां प्रश्न पत्र दोनों की जानकारी इसमें मिल सके। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं भाषा के अर्थ से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा के लिए समाज का होना आवश्यक है। समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः भाषा एक सामाजिक संस्था है। इसका अर्जन होता है, भाषा संस्कार रूप में ग्रहण करते हैं। व्यक्ति अनुकरण, व्यवहार, अभ्यास से भाषा को ग्रहण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाषा के लिए समाज का होना आवश्यक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की भाषा होगी। जैसे हमारा भारतवर्ष है तो यहाँ की भाषा हिंदी है। इसी के अलावा क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर भी भाषा का निर्धारण होता है। अलग अलग देश की अलग अलग भाषा है। अब आता है भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से निर्मित है जिसका अर्थ है बोलना। और यह बोलना किस रूप में होता है? हम मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि उच्चारण से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनियाँ किसी अर्थ की प्रतीक होती हैं। यह अर्थ सहजता नहीं सहजता से प्राप्त नहीं हो सकता। यह कह सकते हैं कि सहजता नहीं है बल्कि माना हुआ होता है। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में हर ध्वनि का जो अर्थ है वह अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम इस अर्थ को यादृच्छिक कह सकते हैं, अर्थात जैसी इच्छा हो। अर्थात किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ध्वनि समूह का एक अर्थ मान लेते हैं या निश्चित कर लेते हैं। उदाहरणार्थ जैसे 3 ध्वनियाँ हैं म, क और ल। इन तीनों ध्वनियों का समूह बना दें तो वह होगा कमल। और इस शब्द को लोगों ने एक अर्थ प्रदान कर दिया फूल का। और यदि इसी शब्द को हम बिगाड़ दें, अर्थात इन ध्वनियों का क्रम उल्टा कर दें, जैसे म, क, ल मकल कर दिया जाए, तो वह ध्वनि समूह निरर्थक हो जाएगा। यही व्यवस्था वाक्य के स्तर पर भी आवश्यक होती है। उदाहरणार्थ वह गाना गा रहा है। यह वाक्य व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए तो अगर हमें कहें कि वह गाना है रहा, तो यह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाषा मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के रूप में अर्थ ग्रहण करने पर निर्भर होती है। किसी देश में, किसी क्षेत्र विशेष में उस ध्वनि प्रतीकों का एक अर्थ निश्चित कर लिया जाता है। अगर हम भाषा को परिभाषित करना चाहें तो हम इन शब्दों में भाषा को परिभाषित कर सकते हैं। उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग भाव,
विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मानव के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, भाषा कहलाती हैं। इसी प्रकार से तीसरी परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव वे विचार सुनकर या पढ़कर उसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस परिभाषा को देखी जाए तो भाषा के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं बिंदु यह रहेंगे कि सर्वप्रथम तो भाषा एक माध्यम है या साधन है। माध्यम या साधन किस प्रकार से है? क्योंकि यह विचारों के आदान प्रदान का काम करती है। अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होती है। इसी प्रकार से द्वितीय बिंदु यह रहेगा कि भाषा एक मुख से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक है। तीसरा, यह सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि इनका सार्थक ध्वनियाँ इसीलिए कहा गया है कि इन ध्वनियों को एक एकत्रित कर लिया जाता है या एक अर्थ दे दिया जाता है, तो उन्हीं ध्वनियों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। अगर वह ध्वनियाँ निरर्थक हैं जिससे अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता तो वह भाषा के रूप में कार्य नहीं करेगी। चौथा, हम कह सकते हैं कि हम विचारों का आदान प्रदान इसके माध्यम से करते हैं। अब आता है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति, जिस प्रकार से मानव का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रकृति होती है, उसी प्रकार से भाषा का भी अपना स्वरूप, स्वभाव या प्रकृति होती है। उसका यह स्वभाव या प्रकृति भौगोलिक परिवेश, जीवन पद्धति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विकास आदि के अनुरूप बनता और ढलता रहता है। अर्थात भाषा की जो प्रकृति है वह कह सकते हैं कि समाज पर निर्भर करती है। तो समाज में परिवर्तन के अनुसार ही भाषा के स्वरूप में, उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा की प्रकृति के संबंध में प्रमुख बिंदु यह है, पहले तो बिंदुओं को हम जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि भाषा की प्रकृति किस पे निर्भर करती है। सामाजिकता, परिवर्तनशीलता, गतिशीलता, कठिनता से सरलता की ओर, भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा, निजी संरचना, स्थूलता से स्वच्छता की ओर आती। सर्वप्रथम आता है सामाजिकता। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि भाषा के लिए समाज का होना आवश्यक है। अगर समाज नहीं होगा तो वहाँ भाषा भी नहीं होगी। हाँ, यह हो सकता है कि वह भाषा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, सांकेतिक हो सकती है, ध्वनि प्रतीक हो सकती है, बोली के रूप में या किसी रूप में हो सकती है। समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः भाषा एक सामाजिक संस्था है और इस भाषा का अर्जन समाज से किया जाता है। भाषा संस्कार रूप में हम ग्रहण करते हैं। व्यक्ति अनुकरण, व्यवहार, अभ्यास से भाषा को ग्रहण करता है। द्वितीय कह सकते हैं भाषा की प्रकृति है परिवर्तनशीलता। भाषा निरंतर परिवर्तनशील रहती है। कुछ परिवर्तन प्रयोग से घिसने तथा बाहरी प्रभाव के कारण भी आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम हिंदी की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हिंदी के स्वरूप में, उसकी प्रकृति में हमें काफ़ी परिवर्तन मिलता है। वर्तमान में जो हमारी मानक बोली है वह है खड़ी बोली हिंदी। इसी के साथ में अगर हम हिंदी को अगर व्यापक अर्थ में ग्रहण करें तो यह 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों का समूह है। अगला बिंदु है गतिशीलता। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, वह सदा गतिमान रहकर विकास करती है। भाषा को इसीलिए बहता नीर कहा गया है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि समाज में परिवर्तन के साथ ही भाषा के स्वरूप में, उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। अगला बिंदु है कठिनता से सरलता की ओर।
भाषा कठिनता से सफलता की ओर चलती है। कठिन लगने वाली ध्वनियाँ भाषाओं में कम होती हैं। आदमी या कह सकते हैं मनुष्य जो समाज है वह आसानी चाहता है, वह कम से कम शब्दों में काम चलाना चाहता है। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा किसी विशेष काल से आरंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहार में रहती है। जैसे कि अगर हमारी हिंदी को देखें तो कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी हो गई, वर्तमान की खड़ी बोली हिंदी हो गई आदि। निजी संरचना। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग अलग होती है। लिंग, वचन, कारक के अतिरिक्त वाक्य गठन आदि क्षेत्रों में हर एक भाषा अपनी निजी विशेषता लिए होती है। स्थूलता से स्पष्टता की ओर भाषा आरंभ में ये स्थूलता से स्पष्टता न होकर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। भाषा आरंभ में स्थूल से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भाषा में नहीं होती है। आवश्यकता तथा प्रयोग के द्वारा उसमें सूक्ष्म भाव और विचार अभिव्यक्त करने का गुण आता जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, भाषा कह सकते हैं कि भावों, विचारों के विनिमय का साधन है। हर भाषा की अपनी भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। अगर हम देखें कि यूरोपीय देशों की अलग भाषा है, उसके विकास के चरण अलग हैं। भारत की जो भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं हैं, इनके विकास के चरण, इनके जो कह सकते हैं परिवर्तनता है वह अलग है। तो इस प्रकार से भाषा किसी समाज से प्रभावित होती है, उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया है वह है भाषा, भाषा का अर्थ, परिभाषा और भाषा की प्रकृति। अगली जो वीडियो होगी वह भी इसी श्रृंखला में चलेगी, जिसमें हम भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।